चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गुजरात के वलसाड के रहने वाले 4 महीने के विवांश की भी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में धूमधाम से रंग पंचमी का उत्सव मनाया गया। शहर में चारों ओर लोग एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते नजर आए। इस बीच इंदौर की सड़क पर रंग पंचमी का उत्सव मनाती भीड़ के बीच अचानक एक एम्बुलेंस आ गई, लेकिन लोगों ने बिना किसी देरी के एम्बुलेंस को न सिर्फ रास्ता दिया बल्कि भीड़ से एम्बुलेंस को तुरंत बाहर भी निकलवा दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। गुजरात के वलसाड के रहने वाले 4 महीने के विवांश ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरअसल विवांश ने महज 4 महीने की उम्र में 612 फ्लैश कार्ड्स की पहचान की है। इन फ्लैश कार्ड्स पर विवांश फल, सब्जियों और किसी बड़ी हस्ती को आसानी से पहचान लेता है और पूछने पर उस कार्ड पर विवांश हाथ रख देता है। छोटी सी उम्र में विवांश की पहचानने की क्षमता और याददाश्त वाकई में कमाल की है। विवांश की इस उपलब्धि पर उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। हरियाणा के हिसार में किसान मेला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां अलग अलग जगहों से पहुंचे किसानों ने फसलों की अनोखी वैरायटी से दुनिया को रूबरू कराया है। मसलन वीरेंद्र नाम के किसान इस मेले में 8 फीट की पालक और सबसे बड़ी प्याज लेकर पहुंचे। खास बात है कि इन किसानों ने न सिर्फ जैविक तकनीक से इन अनोखी सब्जियों की पैदावार की है, बल्कि ये दूसरे किसानों को भी अनोखी सब्जियों और फसलों के बीज दे रहे हैं। प्रयागराज के एक होनहार युवा अभिषेक वैराग्य ने देश की पहली सुपर कार बनाई है और इस सुपर कार का नाम थंडर रखा गया है। अभिषेक ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर 16 लाख रुपए की लागत से ये रोडस्टर कार तैयार की है। फिलहाल इस सुपर कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन जल्दी ही ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए होगी। मैं घर पे ही बनाई थी, गराज टाइप सा बनाया अपने घर में एक रूम में, तो एंड उसमें लाइक्स चालू किया था हमने काम आज से 4 साल पहले। तो पहले तो क्ले मॉडलिंग से चालू किया, मतलब पहले स्केचेस बनाए, फिर उसके बाद क्ले मॉडलिंग चालू किया, फिर फाइबर ग्लासिंग करी एंड चेसी वगैरह हमने लाइक स्टील से बनाई है। तो धीरे धीरे करके समय लगा, 4 साल लगा, तो एंड अभी जाके गाड़ी तैयार हुई है। जयपुर के चिड़ियाघर से गुड न्यूज सामने आई है। यहाँ पहली बार शुतुरमुर्ग की सफल कैप्टिव ब्रीडिंग हुई है। दरअसल 13 जनवरी को मादा शुतुरमुर्ग ने 11 अंडे दिए थे, जिनमें से एक अंडे से अब चूजा भी बाहर आ गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि चूजा पूरी तरह से स्वस्थ है और इसे देखने के लिए चिड़ियाघर में लगातार सैलानी भी पहुंच रहे हैं। ये चूजा इसलिए भी खास है क्योंकि ये राजस्थान में शुतुरमुर्ग की पहली सफल कैप्टिव ब्रीडिंग है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी सुरक्षा से है। अगर आपके घर में पेट डॉग है तो जाहिर है उससे आपका गहरा लगाव होगा। पेट डॉग घर के मेंबर की तरह होता है जो कि प्यार दुलार भी करता है और कई बार झपटता भी है। पर अगर गुस्से में जर्मन शेफर्ड जैसा कुत्ता अपने ही मालिक पर हमला कर दे तो मामला खतरनाक हो सकता है। कानपुर में ऐसा ही हुआ। घर में बचपन से पले एक जर्मन शेफर्ड ने घर की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और इस तरह हमला किया कि उनकी जान चली गई। ऐसा आपके या आपकी जान पहचान के घर में ना हो, इसलिए वफादार डॉग के खतरनाक वार से सावधान रहना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। जो घर वालों के लिए जान से बढ़कर रहा, क्या खबर थी कि वही जानलेवा हो जाएगा। जो जर्मन शेफर्ड घर वालों की हिफाजत की गारंटी रहा,
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो किसी अपने की जान ले लेगा। ये कानपुर का विकास नगर इलाका है, जहां होली यानी 14 मार्च को इसी घर के आंगन में 90 साल की एक महिला लहूलुहान पड़ी थी। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मजबूत और आक्रामक जर्मन शेफर्ड ने अकेली कमजोर महिला पर अटैक किया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। पड़ोसियों के मुताबिक पालतू जर्मन शेफर्ड करीब 2 घंटे तक बुजुर्ग महिला को नोचता काटता रहा। घर में महिला अकेली नहीं थी, बहू और पोता मौजूद थे, मगर दोनों के पैर में फ्रैक्चर था, इसलिए चाहकर भी कुछ वो कर नहीं सके। पड़ोसी भी महिला की चीख पुकार सुनते रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जर्मन शेफर्ड के सामने जाए। पुलिस को खबर दी गई। नगर निगम की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने कुत्ते को काबू में किया। हालांकि तब तक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अकेले वहाँ पे थी और उसी समय जो है ये उनके करीब जाकर इस तरीके का कुछ उसका नेचर हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से घटना, अचानक से उसने हमला कर दिया और बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया। मतलब ये कंडीशन थी कि उनके जो घर पे उपस्थित उनकी बहू और बेटे थे वो मौके पे पास नहीं जा पा रहे थे, इतना ज़्यादा वो अग्रेसिव था। बाद में घटना की जानकारी हुई, संबंधित थाना रावतपुर और गुरुदेवपल्ली चौकी के स्टाफ पहुंचे वहां पे, नगर निगम की टीम पहुंची। नगर निगम की टीम जो है वो कुत्ते को लेके गई है। इस घटना के बाद इलाके में काफी खौफ है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस जर्मन शेफर्ड को बुजुर्ग महिला ने बच्चे की तरह पाला पोसा, वो इस हद तक आक्रामक कैसे हुआ कि जान तक ले डाली। बताया जा रहा है कि होली के दिन शाम को बुजुर्ग महिला मोहिनी त्रिवेदी किसी काम से आंगन में गई थी। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इस पर मोहिनी ने डंडे से कुत्ते को मार दिया। इसके बाद कुत्ता खूंखार हो गया और उसने मोहिनी के चेहरे, गर्दन, पेट और शरीर के कई हिस्सों को नोच डाला। मुमकिन है मारे जाने से कुत्ता आक्रामक हो गया, पर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि ये क्रॉस ब्रीड का जर्मन शेफर्ड बेहद खूंखार है। पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है और आए दिन मोहल्ले के लोगों और राहगीरों पर झपट्टा मारता रहा है। कौन जानता था कि किसी दिन ये कुत्ता घर की बुजुर्ग महिला को ही नोच डालेगा। इस घटना ने पालतू कुत्तों को पालने की सुरक्षा पर नई बहस खड़ी कर दी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन घरों में डॉग पाले हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो, उनकी डिटेल जो है नगर निगम में उपलब्ध कराई जाए। इस तरीके की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि तमाम सारी बड़ी घटनाएं, छोटे बच्चों पे हमले, और ये इस तरीके की घटना, मतलब एक महिला को डॉग ने फाड़ के उसकी डेथ हो गई और वो उसका निधन हो गया। ये बहुत बड़ा विषय है। सवाल ये है कि वर्षों से साथ रहने वाले जर्मन शेफर्ड ने बुजुर्ग महिला पर अटैक क्यों किया। जानकार मानते हैं कि पिटबुल जैसे कुत्तों की तुलना में जर्मन शेफर्ड कम आक्रामक होते हैं, वफादार भी ज्यादा होते हैं। पर चाहे जो भी ब्रीड हो, अगर उनमें संक्रमण होता है तो फिर हर डॉग आक्रामक हो सकता है। इसके लिए घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कुत्तों के अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे लेकर चिंता भी है। पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में कुत्ता पल रहा हो, उसी घर के किसी सदस्य पर हमला कर दे। मालिक पर हमला करने की सामान्य वजह ये होती है कि कुत्ता अस्वस्थ होता है। जब वो तकलीफ में होता है तो नहीं चाहता कि उसे छुआ भी जाए या जगह से हटा दिया जाए, इसलिए वो मालिक पर गुर्राता है या फिर झपटता है। कई बार वो अपनी किसी कीमती चीज की रखवाली कर रहा होता है और ऐसे में भी वो मालिक पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है। जरूरी है कि जिन घरों में जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते हैं, वो डॉग के खान-पान और उसको दिए जाने वाले माहौल का खास ध्यान रखें। ज्यादा खूंखार बनाने या छेड़ते रहने से डॉग किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। खासकर जिन घरों में बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हर पल सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉग पालने का शौक तो अच्छा है, लेकिन इसे पालना इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है,
क्योंकि प्यार से पाले गए कुत्ते भी कई बार गुस्से में या फिर खेलकूद में काट लेते हैं या खरोच देते हैं, जिससे रेबीज होने का खतरा होता है। लेकिन ये तो हुई पेट डॉग की बात। ज्यादा चिंता आवारा कुत्तों के अटैक से है। दिल्ली एनसीआर में इसे लेकर बहस चल रही है। नोएडा की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों को लेकर कैसा डर है और डॉग लवर्स की क्या दलील है, इसे समझा हमारी संवाददाता मनीषा ने। और ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सोसाइटी के बाहर घूमने वाले कुत्ते अब राहगीरों पर अटैक कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो इनकी चपेट में आ रहे हैं वो है बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। और आप देख सकते हैं ये नोएडा की सेक्टर 75 सोसाइटी में मौजूद हूँ। इस तरीके से आपको कुत्ते जो है बाहर ही नजर आ जाएंगे और ये सब आवारा कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते बिल्कुल भी मैं इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर के कुत्ते जो है वो लगातार सोसाइटी में आ रहे हैं। और अगर मैं इधर की भी तस्वीरें दिखाऊं तो नीचे जो है बेसमेंट का एरिया जाता है, पार्किंग है एरिया, और यहाँ पर भी अभी मेरे सामने 2 से 3 कुत्ते जो है वो पार्किंग में गए और लगातार इस तरीके से कुत्तों का जो झुंड है वो इकट्ठा होता है और आने वाले जो गाड़ी से निकलते समय या बच्चे जब कभी साइकिलिंग के लिए बाहर निकलते तो सबसे ज्यादा उन पर हमला किया जाता है। सोसाइटी के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। काफी समय से सर ये समस्या आ रही है और बहुत से लोग जो है इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ डॉग लवर्स की, वो इन पे सपोर्ट भी करते हैं, बट कब से ये आतंक जो है इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है? एक्चुअली यहाँ पे लगातार जो आतंक बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी दिनों से है और हम सोसाइटी वाले बहुत आतंकित हैं इनसे जो, और ये बच्चों पे हमला कर देते हैं, बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, इवन जो लेडीज़ जो ऑफिस से आती हैं तो उन पे भी हमला कर देते हैं ये। तो मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सोसाइटी की शिकायतें आ रही हैं जिससे कि हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग क्या, जो बिल्डर है ना उसने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया है कि बाहरी कुत्ते ना आए। अगल बगल की सारी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ बाहरी कुत्ते नहीं आते। हम लोग जो है ना सारी परेशानी बिल्डर की है, अगर वो रोक लगाता तो कोई कुत्ते नहीं आते। डॉग लवर्स तो आप लोगों की अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप उनको परेशान कर रहे हैं, कभी आपने भी वो कंप्लेंट करने की कोशिश करी? हम तो कंप्लेंट कब कर ही नहीं रहे ना, तक पुलिस फिर दिखाते हैं जी कोई ये कटिंग आई है डीएम की, कुत्तों के साथ आप कुछ ऐसे गलत नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। सोसाइटी के अंदर कुत्ते कितने हो रहे हैं आपको अगर इस बारे में कुछ पता है नहीं? क्योंकि मेरे सामने आप देख लीजिए ग्राउंड है, पीछे पार्क मतलब बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है, और लेकिन यहीं पर आपको कुत्ते नजर आ जाएंगे। और शिकायत इस तरीके की है कि डॉग लवर्स जो है उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब ये कुत्ते काटने आते हैं तो इनको भगाने की जगह उनको मार क्यों रहे, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। राइट मैम, देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आपके साथ लाइव एग्जांपल है, बच्चा खेल रहा है। आज तक मेरे को शायद 6 महीना हो गए यहाँ पे, एक भी मैंने इंसिडेंट नहीं देखा जहाँ पे किसी कुत्ते ने भौंका भी किसी बच्चे के ऊपर। आई स्टेज हियर ओनली द सेम टावर, राइट, ये सामने है और मेरे टावर मेरे को दिखता है यहाँ से, मैं यहीं से निकलती हूँ, मेरी गाड़ी यहीं पार्क होती है, ठीक है। सो मैंने आज तक आते जाते कभी नहीं देखा किसी कुत्ते ने किसी क्यों भी भौंका है या काटा, तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। बेसमेंट में ड्रामा बोलते कि बेसमेंट में हुआ, मेरे को आज तक नहीं देखा कुत्ते भौंक भी रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, आपके सामने लाइव एग्जांपल है ना बाबा, वो बच्चा सो रहा है, ये बच्चा सो रहा है, कभी आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से एक सोसाइटी में जहाँ पे कुत्ते पैदा हुए वो घर उनका भी है। भगवान में मुझे नहीं पता मानते हैं कि नहीं मानते, पर मैं भगवान में बहुत मानता हूँ और मुझे लगता है भगवान ने धरती, दुनिया, ये सड़क सबके लिए बनाई है और फॉर्चुनेटली इन बेचारों को टैक्स नहीं देना पड़ता हमारी तरह। अगर ये सोसाइटी में पैदा हुए तो ये घर उतना उनका भी है जितना हमारा है। अब उसके बाद अगर ये अग्रेसिव हो रहे हैं, ये टॉलरेबल नहीं हो रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तो उसके लिए स्टेप उठा के इनको आगे कहीं छोड़ कर आया जाए या फिर इनको शेल्टर में छोड़ कर आया जाए। बट अगर ये पीसफुल कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ये डॉग जिसके साथ आप वीडियो बना रहे हैं मेरी, अगर वो आपके पीसफुल कॉपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हार्मनी में रह रहे हैं, तो आई थिंक एक पीसफुल हमें रहना पड़ेगा। हमने वैसे ही बहुत जंगल काट के जानवरों को छीन लिया। How much more are we going to take away from animals? That is it. तो आपने दोनों ही पक्ष की राय सुनी कि किस तरीके से डॉग लवर्स जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, और इस तरीके से उनका मानना है कि अगर जो जितने भी पालतू जानवर है वो तो यहाँ पे रहते लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं वो अगर वो सोसाइटी में पैदा हुए तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं का घर है, और जब तक उनको उकसाया ना जाए वो कभी किसी तरीके से हमला नहीं करते, फिर चाहे वो बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, बुजुर्ग की बात हो। लेकिन ये आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो नोएडा की बात हो या फिर ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी की, और हल अब बेहद ही सबके लिए जरूरी है कि किस वजह से ये कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ा जा रहा है और इसको कैसे रोका जाए। कैमरा पर्सन मनीष भिदोड़ी के साथ मनीषा लड्डा, न्यूज़ टुडे। जमीन घोटाला मामले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। मसलन असम के नामरूप में यूरिया प्लांट की मांग को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी।
जिसमें करीब 10,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि पशुपालन और डेयरी विकास से जुड़े कामों के लिए सरकार 2800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई और फैसले लिए गए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की। पटना में ईडी दफ्तर में लालू यादव से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। वहीं ईडी की पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव ने बताया और कहा कि कानून अपना काम करता रहेगा। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु लापता हो गए थे, लेकिन सरकार उन्हें ढूंढने और उनका आंकड़ा बताने के बजाय लापता लोगों की तस्वीरें हटवाने में जुटी हैं। नागपुर हिंसा में साजिश के मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस को फहीम की कस्टडी दी है। फहीम पर आरोप है कि उसी ने हिंसा के लिए 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया था और उसी के भाषण के बाद हिंसा भड़की थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स इन दिनों भारत दौरे पर है। बुधवार को वे संसद भवन भी पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने भारत की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की भी तारीफ की। बता दें कि पिछले 3 सालों में बिल गेट्स ये तीसरी बार भारत दौरे पर आए हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बयान देकर एक ओर जहां बीजेपी का उत्साह बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीति की जमकर तारीफ की है। काबिले गौर है कि थरूर ने साल 2022 में संसद में इसी मुद्दे पर बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन अब वो अपने पुराने बयान को खुद के चेहरे पर लगा एक दाग मानते हैं। To both Moscow and Ukraine and see whether this is something the Israelis have been doing, the Turks have been doing. Why not India, which prides itself on a good relationship with both the capitals, try and play a constructive role in this area? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राजनीतिक चौसर पर ऐसा जुबानी पासा फेंका है कि देश के सियासी समंदर में हाई टाइड उठने लगे हैं। Why not India, which prides itself on a good relationship with both the capitals? दरअसल थरूर रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में समंदर में दिए अपने एक बयान पर खुद शर्मसार महसूस कर रहे हैं। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में एक सवाल का जवाब देते हुए थरूर ने बिना लाग लपेट के ये भी स्वीकार कर लिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में साल 2022 में संसद में जो बयान उन्होंने दिया था, वो उनके चेहरे पर एक दाग की तरह है, जिसे वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। Couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. साफ है कि 3 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर मोदी सरकार को संसद में घेरने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद को अब ये लगने लगा है कि सरकार की उस नीति ने देश को एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। थरूर का ये शार्प यू टर्न कांग्रेस के लिए धीरे से ही सही, लेकिन बड़ी जोर का झटका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में या कहें कि देश के सियासी हलके में थरूर की कूटनीतिक समझ अच्छी मानी जाती है।
रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर थरूर का खुद को फेल्योर बताते हुए मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के नजरिए पर मुहर लगाने जैसा है। यही वजह है कि बीजेपी ने थरूर के बयान को हाथों हाथ लिया है। देखिए, शशि थरूर जी डिप्लोमेसी समझते हैं। यूएन में काफी लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है और आज उन्होंने भारतवर्ष के विषय में प्रधानमंत्री के निर्णय को सराहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हर बात पे भारतवर्ष के विरोध में बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, राहुल जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन जी हो और चाहे इंडी गठबंधन के नेता हों, इन सबको आज सामने आकर शशि थरूर जी के इस स्टैंड की सराहना करनी चाहिए। काबिले गौर है कि शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव रह चुके हैं और साल 2006 में महासचिव पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में कूटनीतिक मसले पर दिए उनके बयान के पतंग को बीजेपी सियासत के आसमान में काफी ऊंचा उड़ाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बयान ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर कांग्रेस के कूटनीतिक स्टैंड को धराशायी कर दिया है। शशि थरूर जी के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की शानदार वैश्विक कूटनीति की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो विदेश मामलों के किसी भी जानकार को सामने दीवार पर लिखी इबारत की तरह समझ में आ सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि थरूर ने बीजेपी को फर्राटा भरने का सुनहरा अवसर दे दिया है। उधर कांग्रेस की परेशानियों पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मामला अगर कूटनीतिक नहीं होता तो थरूर के बयान को कांग्रेस उनका निजी बयान कहकर खारिज कर देती, लेकिन यहाँ पेच फंस गया है, इसलिए जवाब देते नहीं बन रहा। As I said, Mr. Shashi Tharoor went to the tough school of diplomacy, whereas I only studied law, so he's much more experienced than me to talk about diplomacy, so I have really no comments on his views. साफ है कि थरूर ने बीजेपी को रॉक कर अपनी ही पार्टी को शॉक कर दिया है। वैसे हाल के दिनों में उन्होंने पीएम मोदी की कई बार निजी तौर पर तारीफ की है। अमेरिका में फरवरी महीने में हुए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद थरूर ने कहा था कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है और एक भारतीय के रूप में मैं इसकी सराहना करता हूं। वैसे मोदी के ताजा मुरीद बने थरूर के बारे में सरगोशी ये है कि कांग्रेस में अपनी ढुलमुल स्थिति को लेकर वो लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई है। बुधवार को सेंसेक्स 148 अंक चढ़कर 75,449 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही और ये 73 अंक उछलकर 22,908 पर पहुंच गया। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। सोना 700 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,950 रुपए हो गई। इसके साथ ही चांदी भी 1,000 रुपए महंगी हो गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,03,500 रुपए हो गई है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई है। रुपया 12 पैसे बढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86 रुपए 85 पैसे हो गई है। न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विदेशी दौरे पर क्रिकेट खिलाड़ियों के परिवार को साथ ले जाने के सख्त नियम और उसके बदलाव के लिए उठ रही मांगों पर। विदेशी दौरे पर क्रिकेटर्स को अपने परिवार को साथ ले जाने के मौजूदा नियम में बीसीसीआई बदलाव कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई परिवार को साथ ले जाने वाले मौजूदा सख्त नियम में नरमी बरत सकता है।
दरअसल 2024-25 के 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया को 3-1 से मिली शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों के परिवार को साथ ले जाने के नियम को सख्त कर दिया था। इस नियम के मुताबिक 45 से अधिक दिन के दौरे में खिलाड़ी अधिकतम 14 दिन तक ही परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं। 45 दिनों से कम के दौरे पर खिलाड़ी अधिकतम 7 दिन तक ही परिवार साथ में रख सकते हैं। पर बीसीसीआई के इस नियम को लेकर खिलाड़ियों में थोड़ा असंतोष है और वो नियम में बदलाव की मांग लगातार उठा रहे हैं। दरअसल बीसीसीआई के इस नियम का चेज मास्टर विराट कोहली ने हाल ही में विरोध किया है। कोहली ने आरसीबी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं बीसीसीआई के इस नियम से काफी निराश हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का जिनका खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उन्हें न सिर्फ बीच में लाया जाता है बल्कि अहम भूमिका भी दे दी जाती है। मेरा मानना है कि उन्हें इन चीजों से दूर रखा जाना चाहिए। अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछेंगे कि क्या हर समय वो अपने परिवार का साथ चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको जवाब हाँ में मिलेगा। क्रिकेटर मैदान से अपने कमरे में लौटकर तन्हा और उदास नहीं बैठना चाहता, वो तनाव मुक्त होना चाहता है। इसी तरीके से खिलाड़ी खेल की अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निभा सकता है। साफ है कि कोहली बीसीसीआई के इस नियम से नाखुश है और इसमें बदलाव चाहते हैं। उधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी कोहली की मांग का समर्थन कर दिया है। कपिल देव ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई का फैसला है, पर मेरा मानना है कि आपको परिवार की जरूरत होती है। हालांकि आपको हर वक्त टीम के साथ रहने की भी जरूरत है। वैसे हमारे समय में बोर्ड नहीं बल्कि हम खुद ही तय करते थे कि दौरे का पहला चरण क्रिकेट के लिए समर्पित रहे और दूसरे चरण में परिवार के साथ का आनंद लेने का मौका मिले। बुनियादी तौर पर इसमें संतुलन होना चाहिए। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि बीसीसीआई इस नियम में खिलाड़ियों की उम्मीदों के मुताबिक बदलाव कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि फरवरी मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर्स के परिवार भी दुबई गए थे। ये अलग बात है कि वे टीम वाले होटल में नहीं बल्कि निजी खर्चे पर किसी और होटल में ठहरे थे। वैसे से बीसीसीआई के परिवार वाले नियम पर आम लोगों की क्या राय है, आइए सोशल अड्डा में समझते हैं। होता है ना कि जब तक फैमिली साथ रहती है तो वो क्या होता है ना कि जो उनका प्लेयर्स हैं उनका मोरल सपोर्ट बहुत मतलब हाई रहता है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जब अगर हम किसी वर्स्ट सिचुएशन में भी रहते हैं और हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है तो एक अलग से अंदर से मतलब क्या बोलते हैं उसको वो बूस्ट अप एंड पॉजिटिविटी आती है। तो हाँ, बीसीसीआई को जरूर इस पे सोचना चाहिए कि हाँ मतलब टाइमिंग उनको जो स्टे करने का टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे प्लेयर्स कहीं पे खेलने जाते हैं, फिर जो भी प्लेयर्स वगैरह जहाँ खेलने जाते हैं तो उनको ना मेंटली प्रेशर को डाउन करने के लिए फैमिली अगर साथ में रहती है तो सपोर्टिव होता है। एक्चुअली मैंने अभी देखा था, जैसे विराट कोहली ने मतलब जब वर्ल्ड कप हारे थे तो अनुष्का शर्मा ने जब उसको गले लगाया तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना, फैमिली से जब मिल लेता ना बंदा तो उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है तो वो ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी जीते तो सपोर्टिव एक्चुअली में एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है बस। और बीसीसीआई अब क्या सोचती है देखो मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जाना चाहिए। प्लेयर्स जो फॉर्म में नहीं होते हैं उनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है उनके फैमिली के थ्रू कि नहीं कुछ लोग आए हैं मुझे देखने के लिए, तो उनके लिए भी और अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग। तो इट इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक बीसीसीआई शुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम वेयर मतलब जिसमें फैमिलीज उनकी आ पाए ज़्यादातर। सो दैट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स। Yeah, definitely families should stay with the players because sometimes like what happens if the family is stay away from the players so they cannot perform well, and in some cases like they can get nervous or that kind of thing. So yeah, I definitely agree with the BCCI thing that they should keep the families in touch with the players. Yeah. आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली में यमुना की तस्वीर बदलने लगी है। संस्कृति और आस्था की प्रतीक यमुना के जरिए दिल्ली के पर्यटन को नया आयाम देने की कोशिशें जारी है। लेकिन इसके साथ ही ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले चैंपियंस भी इसी यमुना में तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली को सोनिया विहार इलाके में काइकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
ये गोवा, केरल या कर्नाटक नहीं, बल्कि दिल्ली का सोनिया विहार इलाका है, जहां बह रही यमुना में कुछ युवा खिलाड़ी बोटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्षों से दिल्ली में यमुना की दुर्दशा देखने या उसकी गंदगी की दास्तां सुनने वालों के लिए यमुना में 1 महीने पहले तक सैकड़ों टन कूड़ा कचरा भरा था, झाग और जलकुंभी का राज था। पर अब तस्वीर बदलने लगी है। अब पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से कायाकिंग और कैनोइंग जैसे ओलंपिक से जुड़े खेलों के लिए भविष्य के चैंपियन तैयार किए जा रहे हैं। मुझे देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं ऋषिकेश में हूँ या भोपाल में या फिर शायद केरल के किसी शहर में जहाँ पर नदी इतनी साफ है और मैं एक वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहा हूँ। लेकिन आप जानकर शायद ताज्जुब हो जाएं कि ये अपना शहर दिल्ली है, वही दिल्ली जहाँ की यमुना को पानी अब बिल्कुल काला हो चुका है, जिसे देखना शायद हम लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उसी यमुना का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे और नए प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, देश के लिए मेडल लाने के लिए। आज उनकी ही कहानी आपको दिखाएंगे इसी यमुना से। इनमें से कई खिलाड़ियों का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में भारत के लिए खेलना है। इनमें से कई नेशनल गेम्स तक हिस्सा ले चुके हैं। अमन, कितने मेडल हैं आपके पास, कितने गोल्ड हैं? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1000 मीटर में भी, 500 मीटर और 200 मीटर में भी। कितने मेडल हैं आपके पास? सर 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अब कहाँ तक जाना है? सर ओलंपिक तक। आपके पास तो बहुत सारे मेडल हैं, कितने कितने हैं? 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो अगर पूरी दिल्ली में यमुना साफ हो जाए तो क्या इस स्पोर्ट्स को कितना फायदा होगा और कितने बच्चों को फायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा, हमारी फेडरेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा गेम मतलब बेसिकली बहुत फेमस नहीं है, कम फेमस है, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं और बहुत रिस्की भी है। तो इसको जानने के बाद तो कई लोग एक्साइटेड होते हैं कि हमने भी करना है करके। पर अगर ऐसे पर्टिकुलर जगह पे अगर यमुना जी साफ रहेगी तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। कई जगह अच्छे अच्छे क्लब खुल जाएंगे तो हम हर जगह से हर कोई कर सकता है। 4 मेडल है, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर। साल 1936 में ओलंपिक में कैनोइंग और कयाकिंग को शामिल किया गया था। फिर भी भारतीय खिलाड़ी अभी तक ऐसे खेलों के लिए चुने नहीं गए। ऐसे में इन खेलों में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों के लिए यमुना की सफाई को लेकर सरकारी गंभीरता की वजह से नई उम्मीद जगी है। जो हमारी बोट है ना, उसमें रडर होता है और ये जो कूड़ा उड़ा होता है ना, हमारी बोट में आगे फंस जाता है, तो बोट टूटने का दिक्कत होती है, बोट पलटी होने की दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को न्यू स्विमिंग सिखाते हैं, बैलेंस बनवाते हैं, तो बच्चे गिर जाते हैं ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा पैडल वैडल इक्विपमेंट हमारा खो जाता है काफी हद तक। जब ज्यादा गंदी हो जाती है या अभी हमें बोट निकालने में बहुत दिक्कत होती है जलकुंभियों की वजह से, तो हमें या तो यहाँ से उतारते हैं या तो और आगे जाना पड़ता है। पिछले कई दशक से नाले में तब्दील हो चुकी यमुना को साफ करने की कोशिश जारी है। दिल्ली में यमुना का पड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का ज्यादातर हिस्सा कूड़े कचरे, झाग, दुर्गंध या जलकुंभी की वजह से अभिशप्त है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के लिए नदी का सीमित इलाका ही मौजूद है। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ है ना, नेशनल है अपना भोपाल में, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो जैसे नेशनल होता है ये सेम वैसे ही रेस आएंगी। अभी इसमें स्प्रिंट के अंदर 4 कैटेगरी होती है, 4 डिस्टेंस होते हैं। 5 किलोमीटर का होता है फर्स्ट, एक होता है 1000 मीटर, एक 500 मीटर, एक 200 मीटर। इसके अंदर फिर इवेंट वाइज है, जैसे सिंगल इवेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, डबल हो गया, 4 हो गया। इसमें 3 तरह के, 200 मीटर में 3 हो गए, 1000 में 3 हो गए, 500 में 3 हो गए। और जो एक हमारे होती है इसमें मैराथन, वो होती है 21 किलोमीटर की, 41 किलोमीटर की, एक वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल तक जीत चुके भारतीय खिलाड़ियों के लिए कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेलों के लिए ओलंपिक तक पहुंचने का सपना अभी अधूरा है, पर अब दिल्ली में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली की पहचान यमुना अब पर्यटन और परिवहन का नया अध्याय भी लिखने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के 5 विभागों के बीच एक MOU यानी समझौता हुआ है, जिसका मकसद सोनिया विहार से जगतपुर तक करीब 6 किलोमीटर के जल मार्ग पर क्रूज सर्विस और फेरी सेवा चलाना है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।